नमस्कार बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा। प्यारे बच्चों, हम कर रहे हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की तरफ से दिए गए सैंपल पेपर को। तो इसके पहले हमने पार्ट फर्स्ट को कंप्लीट रूप से कर लिया है। तो आज की इस वीडियो में हम इस सैंपल पेपर के पार्ट टू को करने वाले हैं बच्चों। यानी कि हम इस सैंपल पेपर में जो ये सामाजिक विज्ञान का सैंपल पेपर है, क्लास 10th के लिए बच्चों के लिए है। और इस सैंपल पेपर में हमने क्या है कि 5 खंड दिए गए थे और हमने कितने यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 27 तक हमने कंप्लीट कर लिया था पहले वीडियो में। ठीक है, यानी कि पार्ट फर्स्ट वीडियो में हमने खंड क को हमने कंप्लीट कर लिया था, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 27 तक हमने इसको कंप्लीट कर लिया था बच्चों। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम जो करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 28 यानी कि सेकेंड पार्ट को करने वाले हैं बच्चों। तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें, जिससे दिए गए सारे क्वेश्चन को सही प्रकार से आप कंप्लीट रूप से कर सकें। तो आज जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं बच्चों, ये आपका सेक्शन ख से रहेगा। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 28 से हम कंप्लीट करेंगे, यानी कि खंड ख लघु उत्तरीय के प्रश्नों को हम कंप्लीट करेंगे बच्चों। और इसी के साथ साथ हम खंड ग को भी कंप्लीट करेंगे, यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को भी हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें, जिससे दिए गए सारे क्वेश्चन को सही प्रकार से कंप्लीट रूप से आप कर सकें। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 27 तक हमने पार्ट फर्स्ट में कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने पार्ट फर्स्ट की वीडियो को नहीं देखा है सैम्पल पेपर को, तो वहाँ से जाके ज़रूर देख लीजिए। ठीक है, और इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 28 से। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन क्यों आरंभ किया गया और उसके प्रभाव का वर्णन कीजिए। तो चलिए देखते हैं कि असहयोग आंदोलन क्यों आरंभ किया गया। तो असहयोग आंदोलन आरंभ करने का उद्देश्य जो था, यह कब शुरू किया गया था? 1920 में शुरू किया गया था बच्चों। ठीक है, और असहयोग आंदोलन शुरू करने का बहुत सारे उद्देश्य था, यानी कि खिलाफत आंदोलन का समर्थन करने के लिए, हिंदुओं और मुसलमानों को एकजुट करने के लिए, स्वराज की मांग करने के लिए, और ब्रिटिश जो नीतियाँ थी यानी कि शोषणवादी नीतियाँ थी, इनका विरोध करने के लिए असहयोग आंदोलन का आरंभ किया गया था। ठीक है, अब असहयोग आंदोलन का प्रभाव क्या पड़ा बच्चों? तो इसकी शुरुआत मध्य वर्ग से हुई थी। विद्यार्थियों ने स्कूल छोड़ दिए, अध्यापक ने इस्तीफा दे दिया और वकीलों ने मुकदमा लड़ना बंद कर दिया। ठीक है, ये हुआ। और विदेशी सामानों का बहिष्कार किया गया, शराब की दुकानों की पिकेटिंग की गई और विदेशी कपड़ों को भारी मात्रा में जला दिया गया। ठीक है, तो ये इसके प्रभाव थे कुछ। और या तो क्वेश्चन को आप ये करेंगे, ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर असहयोग आंदोलन, या तो ये, यानी कि बहुत सारे क्वेश्चन में आपको ऑप्शन मिलेंगे अथवा के रूप में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब आरंभ किया गया और उसके प्रभाव का वर्णन कीजिए। तो चलिए देखते हैं। तो सविनय अवज्ञा जो आंदोलन था, आरंभ करने का उद्देश्य यह था कि गांधी जी चाहते थे कि सरकार विनिमय की दर को घटाए, पूर्ण नशाबंदी लागू हो और नमक कर समाप्त हो। ठीक है, भू राजस्व कम हो और गुप्तचर विभाग पर नियंत्रण स्थापित हो और कपड़ों के आयात पर क्या है, कमी हो। ठीक है, ये तो आंदोलन शुरू करने का उद्देश्य था। तो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन क्यों आरंभ किया गया था। ठीक है, थोड़ा सा देख लेंगे आप। तो चलिए देखते हैं अब इसका प्रभाव क्या था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रभाव जो पड़ा, देखते हैं कि गांधी जी और लॉर्ड इरविन में एक समझौता हुआ, जिसके अंतर्गत सविनय अवज्ञा आंदोलन को क्या वापस ले लिया गया और हिंसा के दोषी लोगों को क्या छोड़कर आंदोलन में भाग लेने वाले सभी बंदियों को रिहा कर दिया गया और कांग्रेस क्या है, गोलमेज सम्मेलन के दूसरे अधिवेशन में भाग लेने को सहमत हो गई थी। ठीक है, यानी इसमें ज़्यादा नहीं लिखना, क्योंकि ये 3 नंबर के क्वेश्चन है बच्चों। आपको भी बताना कि सविनय अवज्ञा आंदोलन क्यों आरंभ किया गया था, क्या कारण था। आप सभी जानते हैं कि नमक कानून, यानी कि नमक कानून बनाकर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई थी। इसको डिटेल से जरूर पढ़ लेंगे। चलिए क्वेश्चन 29 है बच्चों की, भारत में जल की कमी का क्या कारण था। तो भारत में जल की कमी के बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि बढ़ती जनसंख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है, जिसके कारण क्या है, आए दिन क्या है, जल की समस्या आ रही है। ठीक है, और अकुशल खेती, यानी खेती, लोग जनसंख्या बढ़ती जा रही है, जिसकी ज़रूरत को पूरा करने के लिए लोग ज़्यादा मात्रा में खेती करना चाह रहे हैं। जैसे क्या है, सिंचित क्षेत्रों का विस्तार करने के लिए जल संसाधनों का अत्यधिक दोहन किया जा रहा है। ठीक है, और बढ़ते शहरीकरण,
और औद्योगिकरण के कारण भी क्या है, पानी की अधिक मांग हो रही है। विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच क्या है, पानी की असमान पहुंच है। और उद्योगों द्वारा पानी की अत्यधिक उपयोग, यानी कि फैक्ट्रियों की तरफ पानी का ज़्यादा यूज किया जाता है। और शहरी क्षेत्र में पानी की अधिक दोहन, यानी कि पानी का मिसयूज ज़्यादा होता है। ठीक है, शहर में देखते हैं लोग ने कि ब्रश करते रहते हैं, पानी गिरता रहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं बच्चों, कि भारत में संघवाद दिन प्रतिदिन मजबूत हो रहा है। तो इस कथन को में आपको क्या तर्क देना है समर्थन में? ये सत्य है कि भाई आजकल क्या है, भारत में क्या है, संघवाद दिनों दिन मजबूत होता जा रहा है। देखते हैं आंसर, कि भारत में संघवाद की जो वास्तविक सफलता का श्रेय अगर दिया जाए तो हमारे देश में लोकतांत्रिक राजनीति की व्यवस्था को दिया जाता है। ठीक है, जिसमें होता क्या है कि बस शासन के दो स्तर थे पहले, एक राष्ट्रीय स्तर पर और दूसरा क्या है, राज्य स्तर पर। ठीक है, लेकिन क्या 1992 में संविधान में संशोधन हुआ, 73वां संशोधन और 74वें। इन संशोधन के बाद क्या है, संघीय जो प्रशासन का जो ढांचा था, यानी कि राष्ट्रीय स्तर पे और राज्य स्तर पे, तो इसमें क्या एक और स्तर जोड़ दिया गया, जो पंचायत स्तर पे और नगर निकाय के रूप में एक तीसरी क्या स्तर जोड़ दिया गया। ठीक है, जोड़ दिया गया। और इसमें सुनिश्चित किया गया कि संघवाद की भावना, विविधता के लिए सम्मान और एक साथ रहने की इच्छा हमारे देश में क्या है, साझा आदर्श बन गई है। ठीक है, यानी क्या है कि संघवाद में क्यों है, क्योंकि भाई इसने क्या है, विविधता के लिए सम्मान और एक साथ रहने की इच्छा क्या है, हमारे देश में साझा आदर्श बन गई है। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है, कि संगठित क्षेत्र की विशेषताओं का वर्णन करना है। ठीक है, तो संगठित क्षेत्र की विशेषता को देखते हैं। तो संगठित क्षेत्र की विशेषता यहाँ पर ये है बच्चों, पहला है कि रोजगार की सुरक्षा होती है। यानी कि देखिए, संगठित क्षेत्र जो होता है यह सरकार के नियंत्रण में होता है। ठीक है, तो जब ये सरकार के नियंत्रण में होता है तो यहाँ पर क्या है, रोजगार की सुरक्षा होती है और एक उचित वेतन मिलता है, कार्य के घंटे निश्चित होते हैं, नौकरी की निश्चितता होती है और कर्मचारियों को क्या अन्य सारी सुविधाएं, यानी कि बोनस या वेतन भत्ते सब दिया जाता है। ठीक है, और कार्य की एक बेहतर परिस्थितियाँ होती हैं। यहाँ पर लिख लेंगे कि जो संगठित क्षेत्रक है ये सरकार के नियंत्रण में होते हैं। ठीक है, चलिए चाहे ये क्वेश्चन कर लीजिए संगठित क्षेत्र, और अथवा के रूप में असंगठित क्षेत्र की विशेषताओं का वर्णन करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि असंगठित क्षेत्र की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो असंगठित क्षेत्र की विशेषताओं को हम देख रहे हैं। पहला क्या है कि भाई जो असंगठित क्षेत्र होते हैं ये सरकार के नियंत्रण से बाहर होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, रोजगार की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं होती है, यानी कि रोजगार की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं होती है। रोजगार यानी कभी भी जाने का खतरा रहता है। ठीक है, और वेतन भी कम मिलता है और कार्य का जो समय भी निश्चित नहीं होता है। ठीक है, और कर्मचारियों को का कई योजनाओं का लाभ भी नहीं मिलता है और निम्न स्तरीय जो कार्य परिस्थितियाँ यहाँ पर होती हैं बच्चों। ठीक है, चलिए तो प्यारे बच्चों हमने यहाँ पर क्या कंप्लीट किया, हमने 31 क्वेश्चन तक हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। ठीक है, यानी यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया है। अब खंड ग को करने वाले दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है 4 अंक वाले हैं। ठीक है, यानी कि पहला क्वेश्चन यहाँ पर रहेगा 32वां, कि जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया या इटली के एकीकरण की प्रक्रिया, दोनों में से कोई एक कर सकते हैं। चलिए करते हैं बच्चों इसका आंसर। तो प्यारे बच्चों वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो इसी तरह की तैयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि वीडियो आपके लिए बनाया जाता है। अगर हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है कि जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। देखिए 4 नंबर के क्वेश्चन है, आप चाहे क्वेश्चन को बड़ा कर सकते हैं या तो छोटा करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो जर्मनी का एकीकरण लिखते हैं, यहाँ पर देखते हैं कब से कब तक था। तो जर्मनी का एकीकरण एक लंबी और जटिल प्रक्रिया थी बच्चों। 1848 में उदारवादियों ने एक निर्वाचित संसद के तहत जर्मन संघ के विभिन्न क्षेत्रों के एकीकरण का पहला प्रयास किया था। ठीक है, और राष्ट्र निर्माण की यह उदारवादी जो पहल था राजशाही और फज की ताकत ने मिलकर क्या है, दबा दी थी। तो प्रशा ने क्या किया, जर्मन एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व किया। प्रशा का जो प्रमुख मंत्री था ऑटोमन बिस्मार्क ने राष्ट्र निर्माण में प्रमुख भूमिका निभाई थी। ठीक है, और बिस्मार्क ने ही जर्मनी के एकीकरण के लिए एक नीति बनाई थी, यानी कि रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। ठीक है, और इसी के साथ साथ प्रशा
ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस की संयुक्त सेना के खिलाफ 7 वर्षों में 3 युद्धों के बाद विजयी हुआ। और जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया भी क्या है, लगभग लगभग पूरी हो गई थी। तो 18 जनवरी 1871 को जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई और प्रशा के राजा केसर विलियम प्रथम को क्या है, जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। देखो अब यहाँ से आपके 1 नंबर वाले भी क्वेश्चन भी बन सकता है कि भाई 1871 में जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया में किसे राजा घोषित किया गया था, तो केसर विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया था। ठीक है, आगे है कि जर्मनी में राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया ने प्रशा राज्य की शक्ति के प्रभुत्व को दर्शाता है। नए राज्य ने जर्मनी की मुद्रा, बैंकिंग और कानूनी तथा न्यायिक व्यवस्थाओं के आधुनिकीकरण पर भी क्या है, जोर दिया गया है। ठीक है, चलिए अब उसके बदले में एक क्वेश्चन ये भी है अथवा के रूप में। ठीक है, इटली के एकीकरण की प्रक्रिया, जर्मनी के एकीकरण, इटली का एकीकरण जरूर पढ़ के जाए। तो चलिए देखते हैं इटली का एकीकरण। तो इटली के एकीकरण की भी प्रक्रिया एक लंबी है, काफ़ी जटिल है। 19वीं सदी के मध्य में इटली जो था 7 राज्यों में बटा हुआ था, जिनमें से केवल एक जो राज्य था सार्डिनिया पीडमोंट में इतालवी राजघराने का ही शासन था। यानी कि देखो ये 7 भागों में बटा हुआ था, लेकिन केवल इसका जो एक भाग था सार्डिनिया पीडमोंट, इसमें ही क्या है, इतालवी राजघराने का शासन था। ठीक है, अब इसके उत्तरी भाग में ऑस्ट्रेलियाई हैम्सबर्ग के अधीन था और मध्य का जो भाग था ये पोप के शासन के अधीन था और दक्षिण क्षेत्र पर स्पेन के बुर्बो राजाओं का शासन था। ठीक है, यानी इसके अधीन था। तो इतालवी भाषा में कई बोलियां बोली जाती थी, इसलिए यह 1830 के दशक के दौरान अपने क्या है, एकात्मक रूप में नहीं थी। 1830 के दशक में जूसेप मेस्त्री ने इटली के एकीकरण के लिए एक क्या है, संगठित कार्यक्रम का गठन भी किया था। ठीक है, और आगे है बच्चों कि मेस्त्री ने अपने उद्देश्यों के प्रसार के लिए यंग इटली नामक एक गुप्त संगठन भी बनाया था। कभी पूछ सकता है कि मेस्त्री ने कौन सा संगठन बनाया, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे देखेंगे 1831 से 1848 के क्रांतिकारी विद्रोह की असफलता ने सार्डिनिया पिडमोंट के राजा विक्टर इमैनुअल द्वितीय को इतालवी राज्यों को एकजुट करने के लिए प्रेरित किया। ठीक है, सार्डिनिया पिडमोंट के प्रमुख मंत्री काबूर ने इटली के एकीकरण के लिए आंदोलन का नेतृत्व किया। 1859 में फ्रांस से सार्डिनिया पिडमोंट ने एक चतुर कूटनीति संधि की, जिसके माध्यम से उसने ऑस्ट्रेलियाई बलों को हरा दिया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग जूसेप गैरिबाल्डी के नेतृत्व में शामिल हुए थे। 1860 सार्डिनिया पिडमोंट की सेनाओं ने दक्षिणी इटली और 2 सिसिलियों के राज्य में प्रवेश कर स्पेनिश शासकों को बाहर निकाला। ठीक है बच्चों, देखो इसमें एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने इसकी एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाई थी, वहाँ से आपको एक्सप्लेन कर दिया गया। ठीक है, अब यहाँ पर 1861 में विक्टर इमैनुअल द्वितीय को संयुक्त इटली का राजा घोषित किया गया। कभी पूछ सकता है कि किसे इटली का राजा घोषित किया गया। ठीक है, और रोम को क्या इटली की राजधानी बनाया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है बच्चों कि जलोढ़ मृदा की विशेषताओं का वर्णन करना है। तो जलोढ़ मृदा को देखते हैं, इसकी विशेषता। तो यह महत्वपूर्ण मृदा है जो विस्तृत रूप से क्या फैली हुई है। संपूर्ण उत्तरी मैदान का निर्माण जलोढ़ मृदा से बना हुआ है। यह सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए क्षेत्रों से बना है। इसमें पोटाश, फास्फोरस और चूना मौजूद होता है। आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा के 2 प्रकार हैं, क्या बांगर यानी कि पुरानी जलोढ़ मृदा, और दूसरा क्या है, खादर यानी कि नई जलोढ़ मृदा। बांगर में इसमें कंकर की मात्रा ज़्यादा होती है और खादर में मृदा महीन कण या उपजाऊ होती है। ठीक है, ऑप्शन के रूप में आप इसे कर सकते हैं कि काली मृदा की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो देखते हैं काली मृदा की विशेषता क्या है। और हाँ, काली मृदा को रेगर मृदा के नाम से भी जानते हैं और कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम होता है। ठीक है, पहला है कि इस प्रकार की मृदा का रंग काला होता है और इस मृदा को हम रेगर मृदा के नाम से भी जानते हैं और काली मृदा कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम होती है। ठीक है, इसलिए इसे काली कपास मृदा भी कहते हैं। तो ये मृदा दक्कन पठार यानी कि बेताल क्षेत्र में पाई जाती है और ये लावाजनक शैलों से बना है। ठीक है, और ये मृदाएं महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश इत्यादि क्षेत्रों में पाई जाती हैं। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 34 है बच्चों की बेल्जियम ने विविधता को समायोजित किया। तो इस कथन का विश्लेषण आपको करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो बेल्जियम की समझदारी थी। तो बेल्जियम ने समझदारी का परिचय देते हुए 1970 से 1933 के बीच में क्या है,
संविधान में 4 बार संशोधन इन्होंने किया, ठीक है, जिससे क्या है किसी को भी बेगानापन का एहसास न हो, ठीक है। और टकराव को कम करने के लिए बेल्जियम द्वारा उठाए गए जो कदम था उसको देखते हैं। पहला इसने किया कि केंद्र सरकार में क्या है डच व फ्रेंच भाषी मंत्रियों की जो समान संख्या इन्होंने रखा, और केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां देश के 2 इलाकों की क्षेत्रीय सरकारों को दी गई, ठीक है। और ब्रुसेल जो था इसमें भी अलग सरकार थी, तो यहाँ क्या है दोनों समुदायों को भी समान प्रतिनिधित्व दिया गया था। और क्या है सामुदायिक सरकार जिनका चुनाव संबंधित भाषा के लोग ही करते हैं, इस सरकार के पास सांस्कृतिक भाषा और शिक्षा जैसी मसलों पर भी क्या फैसले लेने का अधिकार था, ठीक है। तो इन्होंने इस प्रकार से टकराव को कम करने का प्रयास किया बच्चों, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन को कि विकास को परिभाषित कीजिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं विकास क्या है बच्चों। तो विकास का मतलब कि विकास से हमारा तात्पर्य है लोगों के प्रति व्यक्ति आय का बढ़ना, उनके जीवन स्तर का उच्च होना, निर्धनता कम होना और साक्षरता का बढ़ना से है, ठीक है। तो अब क्या है कि विभिन्न जो श्रेणी के लोग होते हैं उनके विकास के लक्ष्य भी अलग अलग होते हैं। जैसे मान लीजिए एक भूमिहीन ग्रामीण मजदूर है, यानी कि एक किसान है जिसके पास ज़मीन नहीं है, उसके लक्ष्य क्या हो सकते हैं। तो वो सोचता है कि उसको काम करने के अधिक दिन मिले और मजदूरी बेहतर हो, ठीक है। और उनके बच्चे स्थानीय स्कूलों द्वारा उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा की व्यवस्था भी हो और सामाजिक भेदभाव ना, यानी उनके साथ समाज में कोई भेदभाव ना हो। शहर के अमीर परिवार की अगर एक लड़की होती है तो उसके विकास के लक्ष्य क्या है, तो उसे अपने भाई के जैसे ही आज़ादी मिलना चाहिए और वह अपने फैसले खुद कर सकती हो, वह अपनी पढ़ाई विदेश में कर सकती हो। यानी हम कह सकते हैं कि जितने भी व्यक्ति होते हैं सबके विकास के लक्ष्य अलग अलग होते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए आगे देखते हैं। तो प्यारे बच्चों इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 35 तक यहाँ पर कंप्लीट कर लिया बच्चों, ठीक है। अब आगे की वीडियो को हम नेक्स्ट पार्ट में लेकर आएंगे, यानी कि अब हम अगली वीडियो जो लेकर आएंगे पार्ट 3 में। तो वीडियो को यानी कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि अगर इसी में बनाएंगे प्यारे बच्चों तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट को देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें बच्चों, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम ये सारे 36 क्वेश्चन से करने वाले हैं 40 क्वेश्चन तक, ठीक है बच्चों।